दोस्तों यदि अब आप लोन लेंगे या बोरविंग लेंगे इनकम टैक्स में तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट को प्रपोज किया गया है। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 68 दिया गया है जो कि यह बताता है कि यदि किसी टैक्स पेयर की बुक्स में कोई अमाउंट क्रेडिट मिलता है जिसके बारे में वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है उसके नेचर या फिर सोर्स के बारे में, तो उस केस में सेसिंग ऑफिसर इस अमाउंट के ऊपर इनकम टैक्स चार्ज कर सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जिस व्यक्ति की बुक्स में ऐसा क्रेडिट मिलता है उसे ही एक्सप्लेन करना होता है सेसिंग ऑफिसर को कि इसका नेचर या फिर सोर्स क्या था। लेकिन बहुत सारी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट दी गई है जिसमें कि डाउट रेज किया गया था कि यदि अमाउंट लोन या बोरविंग के रूप में लिया गया है तो उस केस में नेचर या फिर सोर्स एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से कि देखा गया है कि बहुत सी अनअकाउंटेड मनी को बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंट फॉर किया गया है एज लोन और बोरविंग। इससे पहले इनकम टैक्स एक्ट अमेंड किया गया था जिसमें कि बताया गया था कि यदि शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम या फिर इस तरह का कोई और अमाउंट कंपनी के बुक्स में मिलता है तो उस केस में शेयर होल्डर को भी एक्सप्लेन करना होता है कि फंड के सोर्सेज क्या हैं। लेकिन लोन और बोरविंग के केस में बहुत सी हाई कोर्ट की जजमेंट थी जिसमें कि ये बताया गया था कि सिर्फ आप क्रेडिटर की आइडेंटिटी और क्रेडिट वर्दीनेंस को ही बताना है और ट्रांजैक्शन की जेन्युइननेस एक्सप्लेन करनी है। इस केस में सोर्स ऑफ फंड के बारे में नहीं पूछा जा सकता। अब इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट प्रपोज की गई है यानी कि अब नेचर और सोर्स किसी भी अमाउंट का पूछा जा सकता है, भले ही वो लोन है, बोरविंग है या फिर कोई भी और लाइबिलिटी जो कि टैक्स पेयर की बुक्स ऑफ अकाउंट में मिलती है। उसे एक्सप्लेन तभी माना जाएगा यदि उसके सोर्स ऑफ फंड को भी एक्सप्लेन कर दिया गया है क्रेडिटर या फिर एंट्री प्रोवाइडर के हैंड्स में। लेकिन जो सोर्स ऑफ फंड है वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है रेगुलेटेड एंटिटी को, जैसे कि वेंचर कैपिटल फंड है, वेंचर कैपिटल कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड होती है सेबी के पास है। ये अमेंडमेंट 1 अप्रैल 2023 से प्रपोज की गई है यानी कि सेसमिटी 23, 24 एंड ऑनवर्ड एप्लीकेबल होगी। दोस्तों जो अमेंडमेंट प्रपोज की गई है वो आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। यदि कोई भी सम जो है क्रेडिट में मिलता है, लोन, बोरविंग या कोई भी और अमाउंट, भले ही आप इसे किसी भी नाम से क्रेडिट करें बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसके लिए एसएससी को एक्सप्लेनेशन देनी होगी। और इस केस में जिस व्यक्ति के नाम पे ये अमाउंट क्रेडिट किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसे भी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि इसका नेचर क्या है, सोर्स ऑफ फंड क्या है। और यदि असेसिंग ऑफिसर को ये सेटिस्फैक्ट्री लगता है तो ही इसे अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज इसके ऊपर इनकम टैक्स चार्ज किया जा सकता है। दोस्तों अब हम कुछ केस लॉ डिस्कस कर लेते हैं इस सेक्शन के ऊपर। एक व्यक्ति के द्वारा शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव की गई थी और ये कहा गया कि क्योंकि ये मनी बैंकिंग चैनल से रिसीव की गई है इसलिए उसने क्रेडिट वर्दीनेंस क्रेडिटर की एस्टेब्लिश कर दी है। लेकिन इस केस में इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने कहा कि इस केस में क्रेडिटर की बैंक स्टेटमेंट फाइल करनी होगी, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की गई है क्रेडिटर के द्वारा वो भी फाइल करनी होंगी ताकि ये एस्टेब्लिश किया जा सके कि उसके पास सफिशिएंट फंड था। इसी प्रकार अब यदि आप लोन और बोरविंग लेते हैं किसी व्यक्ति से तो इस प्रकार की बैंक स्टेटमेंट या इनकम टैक्स की रिटर्न की कॉपी मांगी जा सकती है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा ये एस्टेब्लिश करने के लिए कि क्रेडिटर के पास क्रेडिट वर्दीनेंस थी कि वो आपको लोन या बोरविंग दे सके। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति की बुक्स में कोई लोन बोगस ट्रीट किया जाता है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा तो उस केस में एसएससी ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है
और इस ऑब्जेक्शन को डिस्पोज ऑफ करना होगा इनकम टैक्स ऑफिसर को स्पीकिंग ऑर्डर पास करते हुए, उसके बाद ही वो एडिशन कर सकता है। यदि वो स्पीकिंग ऑर्डर पास नहीं करता है, एसएससी के ऑब्जेक्शन को डिस्पोज ऑफ नहीं करता है, वो सीधा ही एडिशन कर देता है बोगस लोन की, तो उस केस में इस एडिशन को वैलिड नहीं कहा जा सकता। इसके लिए हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था। दोस्तों, आज की डेट में इनकम टैक्स की असेसमेंट ऑनलाइन होती हैं। यदि इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा किसी टैक्स पेयर के अनसिक्योर्ड लोन को अनएक्सप्लेन्ड मानते हुए इसकी एडिशन कर दी गई है, हालांकि एसएससी ने इसके लिए डॉक्यूमेंट भी सबमिट किए थे, तो भी असेसमेंट को वैलिड नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस केस में व्यक्ति को पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी। इसलिए यदि किसी टैक्स पेयर का ऐसा केस है जहाँ पे किसी पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है, तो भी उसका असेसमेंट ऑर्डर जो है वो वैलिड नहीं माना जा सकता। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी एंटिटी से लोन लिया गया है, लेकिन जिस व्यक्ति से लोन लिया गया है उसे प्रोड्यूस नहीं किया गया है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, और ना ही कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया है ताकि व्यक्ति की आइडेंटिटी या जेन्युइनेंस जो लोन है उसे प्रूव किया जा सके, तो उस केस में जो लोन लिया गया है उसकी एडिशन की जा सकती है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा, और इनकम टैक्स चार्ज किया जा सकता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। दोस्तों, यदि कंपनी के द्वारा अपने डायरेक्टर से लोन लिया गया है और इसके लिए एविडेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रेडिटर की इनकम टैक्स ऑफिसर के पास फाइल भी कर दी थी, तो उस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर इस बेस पे इनकम टैक्स की एडिशन नहीं कर सकता कि लोन जो है वो कैश में लिया गया था। इसके लिए इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अपना डिसीजन दिया था। यदि किसी टैक्स पेयर के द्वारा आउट ऑफ इंडिया से अनसिक्योर्ड लोन लिए गए थे, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए थे, तो उस केस में एडिशन की जा सकती है और इनकम टैक्स चार्ज किया जा सकता है। इस केस में टैक्स पेयर सीधा ही हाई कोर्ट के पास यदि डॉक्यूमेंट देता है तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसके लिए हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था। यदि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा अपने फ्रेंड और रिलेटिव से कैश में लोन लिया गया है और उसके बाद कंपनी को दिया गया है, तो उस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर इन पार्टीज़ को बिना एग्जामिन किए हुए सीधे ही एडिशन नहीं कर सकता है, क्योंकि इस केस में मैनेजिंग डायरेक्टर ने पहले ही एफिडेविट फाइल कर दिया है कि उसे कैश में लोन क्यों लेना पड़ा। इसलिए पहले इन पार्टीज़ का क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा, उसके बाद ही इनकम टैक्स ऑफिसर इसकी एडिशन कर सकता है। इसके लिए हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था। यदि टैक्स पेयर के द्वारा 6 पार्टी से लोन लिया गया था और उसके लिए उसने कंफर्मेशन लेटर भी पार्टी से लगा दिए थे, तो उस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर इन कंफर्मेशन लेटर को कंसीडर किए बिना जो है वो एडिशन नहीं कर सकता है। इसके लिए इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने डिसीजन दिया था। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अकोमोडेशन एंट्री प्रोवाइड की गई हैं और इसकी एंट्री भी उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस व्यक्ति ने ये एंट्री ली है वो जेन्युइन एंट्रीज बन जाएंगी, क्योंकि इस केस में जिस व्यक्ति ने अकोमोडेशन एंट्री दी है उसकी कोई फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है। इसलिए इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत इस प्रकार की अकोमोडेशन एंट्रीज यानी कि लोन ट्रांजैक्शन की एडिशन की जा सकती है। इसके लिए हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।